ठीक है, तो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 यानी लिब्रियोफिस कैल्क का तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। और इस क्लास में हमने अधिकांश जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिब्रियोफिस के जो फार्मूले होते हैं उनसे संबंधित लिए हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में जितने भी फार्मूलेज हैं उन्हीं से संबंधित आज के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, है ना। अभी आज बहुत कम बच्चे लाइव कनेक्ट हैं। चलिए, देखिए आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैल्क प्रोग्राम में A1 बराबर 10 है, B1 बराबर 20 है, C1 बराबर 40 है। तो सम A1 कॉमा C1 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी वो आपसे पूछा गया है। अब सही जवाब आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखो हमें पता है कि सम का मतलब क्या है। सम का मतलब यहाँ पर है योग करना, मीन एडिशन है ना, जोड़ना है। अब कह रहा है A1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 यहाँ हो जाएगा, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, 40 है, इक्वल 50 हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन पहला है, यानी A1 और B1 सेल को क्या करना है, हमें ऐड करना है, जोड़ देना है। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगा। कैल्क प्रोग्राम में A1 की वैल्यू 20 है, A2 की वैल्यू 10 है, A3 की वैल्यू 40 है, A4 की वैल्यू 30 है। तो सम A1 कॉमा A4 का मान क्या होगा। अब A1 कॉलन है, यहाँ पे कॉमा नहीं कॉलन है, और A4। अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉमा था, पिछले में कॉमा था। तो जब कॉमा दिया होगा तो केवल जो वैल्यू यहाँ दी गई है, जो सेल एड्रेस यहाँ दिया गया है उसी को जोड़ना है। पर जब कॉमा की जगह कॉलन आ जाए इसका मतलब यह एक रेंज बन जाती है, यानी A1 और A4 के बीच में जितने भी सेल हैं उनको भी ऐड करना है। तो इसके बीच में कौन कौन से हैं, पहला तो A1 हो गया, प्लस A1 के बाद A2 आएगा इसके बीच में, फिर A3 आएगा इसके बीच में, और A4 यहाँ पे आ जाएगा। तो A1 ये रहा, A4 ये रहा, ये दोनों बीच वाले भी ऐड किए जाएंगे। कैसे पता चला, इस कॉलन की वजह से। जब ये कॉलन यूज किया जाएगा तो बीच में जितने भी सेल फंसेंगे सबको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू 20, प्लस A2 की वैल्यू 10, प्लस A3 की वैल्यू 40, प्लस A4 की वैल्यू 30, 20, 10, 30, 40, 70, 30, 100। यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 है आपका यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, 100 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ अनुराग जी ने कहा सर 70 होगा, और यहाँ पर हाँ अनुराग गुप्ता जी 100 आपने बताया, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, B1 माइनस C1 का मान क्या होगा। अब यहाँ आपको ये देखना है कि B1 और C1 का कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, और जब हमें यही नहीं पता है कि B1 में क्या है C1 में क्या है, तो इसका वैल्यू भी 0 निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। V1 माइनस C1 करेंगे, अगर मान लिया यहाँ पे कहा जाए कि B1 बराबर 40 है, C1 बराबर 20 है, तो यहाँ पर V1 माइनस C1 की वैल्यू क्या होगी, 40 माइनस 20 इक्वल 20 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ B1 और C1 डायरेक्ट लिख दिया है, वैल्यू नहीं पता है, तो आंसर 0 होगा। अगला सवाल है प्रोडक्ट 4, 6 और 10 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमने अभी सम को समझा कि जब सम फंक्शन यूज होगा तो इसका मतलब होता है एडिशन, यानी कि ऐड करना, जोड़ना। लेकिन अब यहाँ आपके सामने क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो याद रखना है प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। इसलिए 4 × 6 × 10
बराबर 24 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 240 निकल के आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट से आप क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं। कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप किसी सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नाम ही है उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग करेंगे वो भी कंडीशन के साथ में। तो ये संभव है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। आप चाह रहे हैं कि जब भी हम पी लेटर बनाएं तो इसका कलर जो है ना, इस पी लेटर का जो कलर है वो कैसा हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो ऐसा ही होगा। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन दे सकते हैं कि भाई जब पी लेटर बनाएंगे तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए। आपने कहा सर ए लेटर जब बनाएंगे तो ये हम चाहते हैं कि ये रेड कलर में आना चाहिए, तो ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो यहाँ सम लिखा है तो सूत्र दिया है इक्वल सम कॉमा 4,7 और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसा अगर लिख दिया जाए तो आप क्या करोगे, ऐसा ही एक सूत्र आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसको लिखेंगे, इस फार्मूला को डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगा वो आपको बतानी है। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू 55 निकल के आएगी। यानी यहाँ पे हमें क्या करना, पहले तो सम करना है। तो यहाँ पे आप 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। और मल्टीप्लाई बाई 5 करना है तो बराबर कितना हो जाएगा, 55 निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। अब देखो इक्वल सम 256 प्लस का सिंबल यहाँ देखो और आगे लिखा है प्रोडक्ट 5,5। अब यहाँ सम भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, और सम और मल्टीप्लाई दोनों को फिर से सम करना है, फिर से जोड़ देना है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा करते हैं तो क्या निकलेगा, देखो सम करोगे तो यहाँ 2, 5 और 6 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भाई। 5, 2, 7 और 6 आप जोड़ेंगे तो 13 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो 5 × 5 बराबर 25। अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 38 आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 38 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है ना। तो क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वहाँ तो लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल आपको नहीं मिलेगा चलाने को, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ये समझना पड़ेगा कि भाई कैसे हम इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं बार बार कि सम का मतलब योग करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। अब इसको समझो, इसको निकाल के दिखाना आप सब। A1 की वैल्यू कितनी दी है, 40। V1 की वैल्यू कितनी दी है, 35। C1 की वैल्यू 26 और D1 की वैल्यू 40। अब एक सूत्र इन्होंने बनाया इक्वल सम A1 माइनस A1 कॉलन C1 और माइनस D1। यहाँ लिख देता हूँ इक्वल सम A1 कॉलन C1 माइनस D1 की वैल्यू ज्ञात करो। आंसर आप लोग बताओ, वैल्यू आप सबके सामने है, फटाफट से बताओ। पूजा मौर्य जी गुड इवनिंग। चलो जल्दी से आंसर दो, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा बताइए। तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, पहले तो हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर 40 है, ठीक है। अब यहाँ कॉलन लिखा है और C1 लिखा है। हम आपको बता चुके हैं जब कॉलन लगेगा तो इसके बीच में जितने भी सेल आएंगे उनको भी लिखा जाएगा। तो A1 की वैल्यू लिखना पड़ेगा, और अब यहाँ सम लिखा है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और B1 की वैल्यू 35 प्लस C1 की वैल्यू 26, ये हो गया। माइनस करना पड़ेगा D1 की वैल्यू कितना है, 40, ये है आपका। तो इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। ये हमारा इतना हमने लिख लिया क्योंकि इसमें B1 को भी हमने ऐड किया है 35। क्यों, क्योंकि A1 कॉलन C1 है, बीच में कॉलन यूज किया गया है तो सेल रेंज के अंदर B1 भी फंसेगा। अब इनको जोड़ दीजिएगा। तो हमने यहाँ लिखा 6 और 5 11 होता है, 1 यहाँ आ गया, 3 2 5 4 9 और एक आप जोड़ेंगे तो 1
0.01 माइनस 4t यहाँ से निकाल दो तो यहाँ पे कितना बनेगा 61 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 210 अनुराग जी नहीं आएगा, इसका 61 आएगा क्योंकि 40, 35 और 26 को आपको जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, 40, 35, 26 आप जोड़ेंगे और उसमें से 40 को माइनस कर देंगे तो सिंपल 61 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो अब समझो ध्यान से थोड़ा आगे के क्वेश्चन। जैसे यहाँ लिखा है मोड, और मोड में क्या लिखा है 13 माइनस 5, 13 माइनस 5। तो अब इसका क्या करना है, मोड फंक्शन क्या काम करता है, इसका जवाब क्या होगा बताइए। याद रखना है यहां पर जैसे 3 आया, अब कैसे 3 आया तो ध्यान रखना है मोड फंक्शन क्या करता है, जो भी रिमाइंडर वैल्यू है उसको बताता है। ठीक है, यानी हम यहां 13,5 है तो 5 से हम 13 को डिवाइड करेंगे या भाग देंगे और 5 से 13 को भाग देंगे तो यहाँ पर 5 2 या 10 होता है। और यहाँ पर आपने 3 को लिखा, जो ये 3 आपने लिखा ये क्या है, एक रिमाइंडर वैल्यू है ना। तो ये रिमाइंडर वैल्यू हो गई। तो याद रखना है हमें इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, मीन पॉइंट भी नहीं निकालना है। तो क्या करना है, सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है, जितना भी शेष बच जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। शेष बचने वाला ही आपका आंसर बन जाएगा। तो 5 2 जा 10, यहाँ पर आपका 3 जो है वो शेष बचेगा, इसलिए 3 आपका आंसर हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे 21, तो आप क्या करेंगे 6 से आप 21 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसके आगे आप जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ से आप घटा देंगे तो 11 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे आपका 3 शेष बच जाएगा। यहाँ पर भी आपका 3 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान है। मोड याद रखना है, मोड का मतलब है शेषफल बता देगा, जो रिमाइंडर वैल्यू है उसको निकाल के आपको देगा। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन एक और लिखा है यहाँ पे मोड और 26,4 है। तो आपको क्या करना है, आपको 26 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 6 बार जाएगा और 24 यहाँ हो जाएगा। 4 छंग 24 होता है, बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा ना वही तो आपका आंसर है यहाँ पे। तो 2 शेष बच गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी शेषफल ज्ञात करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू कितनी आएगी वो हम पता कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये भाग देने में शेषफल बचेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखो एक्सेल के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, लिब्रे ऑफिस एक्सेल हो गया, सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, एक्सेल हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। मान लिया एक कोई ऐसी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बिस्किट बनाती है, ओके, या कोई पैकेट का निर्माण करती है। और मान लिया बिस्किट ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक बिस्किट की कंपनी है कोई, वो बनाती है, और एक जो बिस्किट का पैकेट है ना, एक जो बिस्किट का पैकेट है पूरा, इस पैकेट के अंदर जो संख्या है बिस्किट की 1 2 3 4 5, मान लिया इसमें 6 बिस्किट आते हैं। अब एक जो पैक है ये ना पूरा, मतलब एक बिस्किट का जो पूरा पैक है उसमें 6 आते हैं। तो अब पता लगा कि बिस्किट की संख्या, टोटल बिस्किट का निर्माण जो हुआ है ना, वो लगभग मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 26 हुआ है। 26 बिस्किट टोटल बनाएंगे। तो अब आपसे कोई ये कहे कि ये बताओ ये जो पैकेट है ना जिसके अंदर हम बिस्किट डालेंगे, कितने पैकेट चाहिए। 26 बिस्किट हैं टोटल, कितने पैकेट चाहिए ताकि ये बिस्किट उसमें आ जाएं। तो आप पूछेंगे सर एक में कितने डालोगे, तो हमने बताया एक पैकेट में हम 6 रखते हैं। ठीक है, तो 6 रखते हैं तो आप क्या करोगे, 6 से 26 को भाग कर दो। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पे 6 से आप 24 को भाग करें, 26 को भाग करेंगे तो 24 आएगा और यहाँ 2 शेष बचेगा। यानी आप बोल सकते हो कि सर ऐसा करो, आप 4 पैकेट ले आओ, तो 4 पैकेट में आपके 24 बिस्किट आ जाएंगे। काम हो गया, 2 शेष बच जाएंगे। एक और इसका लॉजिक मैं समझा सकता हूं, ये तो आपका हो गया
क्योंकि ये छोटा नंबर है तो बड़ा इजी है। मान लिया आप हजारों की संख्या में बन रहे हैं तो वहाँ पर एक्सेल में सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सेल में आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। मान लिया आप किसी कंपनी ने पता लगा 2600 बिस्किट का निर्माण किया, कितने पैकेट, एक में 6 आते हैं, तो क्या लिखेंगे, मोड 2600,4,6 लिखेंगे, 6 आते हैं तो पता लग जाएगा कितने पैकेट हमें चाहिए। दूसरा, जैसे यहाँ पर ना 2 शेष बच गया तो कितने हम और बना लें तो एक पैकेट पूरा हो जाएगा। हमें पता है 6 आते हैं एक पैकेट में, तो इसमें हम 4 अगर और बना लेंगे तो हमारे पूरा जो है ना 5 पैकेट के अंदर काम हो जाएगा। 4 और बना लेंगे तो, यानी 26 बनाए हैं, 4 और बना लो तो कितना हो गया, 30। और 30 जो हमारे बिस्किट हैं, एक में 6 आता है तो 5 पैकेट में पूरा आ जाएगा, फिनिश। 5 पैकेट लाइए, 30 बिस्किट उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की जो कैलकुलेशन होती है ना, ये सब जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर होता है। और ये सब हमारा काम किस में चलता है, एक्सेल या आप कह सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में चलता है। तो इसलिए ये सारे फार्मूले हमें सीखने होते हैं, है ना। एक मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझा दिया। अब देखो अगला सवाल है मोड और 29.7 है, 29,7 है। इसमें भी वही करना है, 7 से 29 को भाग करना है, शेष बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है 7 चौका 28 होता है, एक शेष बचेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सीलिंग। मोड आपने समझ लिया, मोड में आप लिख लो शेषफल यानी रिमाइंडर वैल्यू ज्ञात करना है। अब सीलिंग में क्या करना है, तो देखो ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, 223। अगर ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होती है या जो नंबर यहाँ दिया है उससे डिवाइड नहीं होती है तो सीलिंग की कंडीशन में एक प्लस करना है। 224 को डिवाइड करके देख लो, 225 को देख लो, जो डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 225 आपका है जो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सीलिंग की कंडीशन में जब ये डिवाइड ना हो तो बढ़ा लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। एक और देखो सीलिंग 7,2, तो देखो 7 तो डिवाइड होगा नहीं तो बढ़ा लो, सीलिंग कहता है बढ़ा लो, तो 8 देख लो यहाँ पे, और 2 से 8 आपका कट जाएगा तो जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही फ्लोर में हो सकता है, जैसे 17,4, अब 4 से 17 डिवाइड नहीं हो सकता है तो अब यहाँ बढ़ाना नहीं है, फ्लोर है इसलिए कम करना है। तो यहाँ 16 करके देख लो, और आपने जैसे ही 16 किया तो वो डिवाइड हो गया, यानी 16 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। एक और देख लो, फ्लोर दिया है 119,20 दिया है। अब 119 तो डिवाइड होगा नहीं 20 से, और फ्लोर कहता है नहीं होगा तो कम कर लो, तो 118 करके देख लो, 17 देख लो, 16 देख लो, तो वो संख्या फिर 100 ही आएगी। 119 के नीचे या 119 से छोटा नंबर 100 का ही होगा, जो कि पूरा यहाँ पर 20 से डिवाइड हो सकता है। एक सीलिंग का देख लो 119,20। अब सीलिंग ने कहा कि 119 से अगर डिवाइड नहीं होता है तो प्लस कर लो, तो सीलिंग की कंडीशन में प्लस कर लेंगे, फ्लोर की कंडीशन में माइनस कर लेंगे। अब यहाँ प्लस किया तो आपने देखा कि 120 हो गया, और आप देखोगे यहाँ 20 से 120 आपका डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यदि सेल A5 में 4 दिया है, B5 में 6 दिया है, C5 में 10 दिया है, D5 में 4 दिया है, तो अब आ गया काउंट। अब यहाँ लिखा है काउंट A5 D5 का मान, A5 कोलन D5 का मान। कोलन तो हम समझा चुके हैं, रेंज बना देता है, यानी A5 उसके बाद कॉमा V5 की भी बात कर रहा है, C5 की बात कर रहा है और D5 की बात कर रहा है, सभी सेल की बात हो रही है। पर काउंट का मतलब है नंबर को काउंट करना, सेल में कितने नंबर काउंट लिखे गए हैं। तो एक सेल में 4 लिखा गया है, नंबर 1 एक काउंट होगा। एक सेल में न्यूमेरिक वैल्यू फिर से लिखी गई है तो 2 सेल में न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है। अगली सेल में 10 है, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 हो गया। अब इसके बाद में आप 4 हो गया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। कह रहा है कि ये बताओ A5 से D5 तक जितनी भी सेल हैं उनमें कितनी न्यूमेरिक वैल्यू हैं। अब उसमें 4 है, 6 है, 10 है, कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिक है तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। टोटल कितनी है तो पता लग गया, टोटल 4 न्यूमेरिक वैल्यू हैं। हो सकता है कि जैसे यहाँ D5 में 4 ना होकर के B कर देते तो V न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसलिए काउंट फंक्शन V को काउंट नहीं करेगा और इसका जवाब हमें 3 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ काउंट लिखा है
6453010 लिखा है, इसकी वैल्यू बताइए कितना होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से आप लोग आंसर करो। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं। आप आंसर नहीं करते हो तो यहाँ सिंपल है भाई, काउंट का मतलब सब न्यूमेरिक को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो न्यूमेरिक वैल्यू 6 है, 6 न्यूमेरिक वैल्यू है। यदि सेल A1 में स्टडी दिया है तो लेन A1 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। A1 में क्या दिया है, स्टडी दिया है, तो यहाँ ऑप्शन पहला हो जाएगा 5 है। क्यों? क्योंकि लेन का मतलब होता है लेंथ बताना, हमने जो करेक्टर लिखा है उसकी लेंथ कितनी है। तो काउंट कर लो, S1 T2 U3 D4 और Y5, तो टोटल जो लेंथ है करेक्टर की वो 5 है, बता दिया। तो किसी भी करेक्टर की लेंथ काउंट करना है तो लेन यूज कर लेना। और A1 क्या है, यहाँ पर A1 सेल का एड्रेस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी देखो यहाँ पे लिखा ना, ऐसे लिख सकते थे, इक्वल लेन डबल कोट्स में लिख दो आप जो भी करेक्टर लिखना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है CCC वाईफाई स्टडी, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 12 करेक्टर की है, बता देगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल करेक्टर की संख्या 12 है, वो निकल के आ गई है। इक्वल राउंड अब यहाँ दिया है 25.354, अब ये राउंड फंक्शन कैसे काम करेगा। तो देखिए राउंड फंक्शन में क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू हैं, तो आपने कहा सर 3 वैल्यू हैं। कॉमा के बाद क्या लिखा है, 2 लिखा है, इस 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाहिए। एक्स्ट्रा हटा दो यहाँ से, तो एक्स्ट्रा कौन सी है, 4 है, इसको हटाना पड़ेगा। अब जो संख्या आप हटाएंगे वो अगर 5 है या 5 से बड़ी है तो +1 होगा शेष वाली में, नहीं तो नहीं होगा। तो आप 4 को यहाँ हटा रहे हैं जो 5 से बड़ी नहीं है ना ही 5 है, तो हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं। 25.3 और 5 आ जाएगा, ना प्लस और ना माइनस। एक और सवाल समझो तब समझ में आएगा। जैसे राउंड लिखा है 29.429, क्या लिखा है, पॉइंट के बाद 429 है, कॉमा के बाद क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है, कॉमा के बाद 2 है, इसका मतलब है दशमलव के बाद 2 ही वैल्यू रखनी है। अभी कितनी है, 3 है, तो एक्स्ट्रा कौन सा है, 9 है। हमने कहा 5 के बराबर या 5 से बड़ा है जो हटा रहा है, जो हटाया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा है, तो +1 करके जाएगा वो अगली संख्या में। तो +1 किसमें होगा, 9 के आगे कौन सा है, 2 है, तो 2 में +1 होगा। तो यहाँ 29.43 आंसर आ जाएगा। 9 तो हटा दिया हमने, और +1 क्यों हो गया, क्योंकि 9 जो है ना वो 5 से बड़ा है। अगर 9 के स्थान पर 5 होता तो +1, मगर 4 होता तो +1 नहीं, तो 4 2 ही रहता, पर यहाँ पे 29.43 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल राउंड 50.235, अब यहाँ 0, इसका मतलब है अभी तो दशमलव के बाद 3 स्थान है, पर यह सवाल कह रहा है कि हमको 0 चाहिए, मतलब हमें डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, दशमलव के बाद कोई स्थान नहीं चाहिए। तो ठीक बात है, आपको यहाँ से 5 को हटाना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा। अब 3 एक साथ हटा रहे हैं तो 5 के बराबर या बड़ा ये किससे मैच करोगे, ये जो हटाया है ना उसमें सबसे लास्ट में जो हटाया उससे मैच करोगे। तो सबसे लास्ट में आपने क्या हटाया, 2 हटाया, जो कि 5 से छोटा है, तो +1 की कंडीशन बनेगी नहीं, +1 नहीं होगा, तो 50 ही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 50 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लो, राउंड लिखा है यहाँ पे 10.483, 1। अब 1 का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद एक ही स्थान चाहिए। अभी कितने हैं, 3 है, हटाने कितने पड़ेंगे, 2 स्थान। तो यहाँ 3 हटाओ, 8 हटाओ, लास्ट में क्या हटाया, 8 जो 5 से बड़ा है, +1 करके जाएगा, यस, तो 10.5 ठीक है, क्या होगा, 10.5 हो जाएगा। 10.5 क्यों आया, क्योंकि आपने 3 को हटाया और 8 को हटाया, लास्ट में जो हटाया उसको चेक करो कि क्या वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो आपने कहा हाँ 5 से बड़ा है, तो +1 आगे वाली संख्या में होगा, यानी 8 के आगे कौन सा है, 4 है, उसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 10.5 आ जाएगा। एक और देख लो, अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें हमने माइनस यूज किया है और माइनस का रूल थोड़ा अलग है।
जब -1 या -2 या -3 होगा तो हमें दशमलव के बाद वाले स्थान को देखना ही नहीं है, ये सब जीरो मान लिया जाएगा। दशमलव से पहले दो स्थान हैं यहाँ पे 2 और 5, इसमें हमें दशमलव से पहले 5 जो लिखा है ना, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और इसको जीरो करना पड़ेगा। मतलब उतने स्थान जितने यहाँ दिया है, 1 दिया है तो केवल एक स्थान, 5 को जीरो कर दो तो 5 के स्थान पे जीरो। और नियम ये है वही वाला कि 5 है या बड़ा है तो +1 होगा, तो 5 था इसलिए यहाँ पर 2 में +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 और 0 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही सेम जो लिखा है लिब्रियोफिस कैल्क में एक्सेल में लिख के टाइप करके देखेंगे तो इतना ही आंसर आने वाला है। माइनस वाला एक और चेक करो, जैसे यहाँ लिखा है 3 6 3 4 और कामा -2। अब इसमें पॉइंट के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद वैसे भी सब जीरो हो जाएगा। तो -2 लिखा है, इसके मतलब दो स्थान को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 4 के बाद 0, 3 के बाद 0, -2 लिखा है तो 2 को हटा दो। वहाँ पे -2, वहाँ पे प्लस में 2 था तो 2 रखने हैं, यहाँ माइनस का 2 है तो हटाने हैं। और यहाँ 3 है तो 3 के कारण यहाँ +1 तो होगा नहीं, तो 6 को उतार लिया जाएगा। तो 600 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। एक और देखो 324 -8 हो जाएगा, 324 -8। अब -8 है तो 8 स्थान तक हमें हटाना पड़ेगा। 4 को हटाया 0, 2 को हटाया 0, 3 को हटाया 0, ये तो सब 0 हो गया। अभी कह रहा 8 नंबर तक हटाओ, आगे तो संख्या ही नहीं है, तो आप 0 0 मान लो और 0 मान के 0 0 हटा के फिर 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे तो आपका सही जवाब 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में किस शॉर्टकट की से ओपन होता है? सेल का जो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, सेल फॉर्मेट बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ 1 यूज़ करते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट का नाम होता है लिब्रियोफिस कैल्क में? तो लिबरेशन सेंस नाम होता है, याद रखना है। कैल्क में किसी सेल में इंसर्ट नंबर को करेंसी में कैसे बदलते हैं? पहले भी पढ़ा चुके हैं, कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाना है। देखो, जनरल की 6 है, नंबर की 1 है, कंट्रोल शिफ्ट और 1, परसेंट की 5 है, करेंसी की 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। डेट की 3 है और साइंटिफिक की 2 है। तो आज के सेशन में 30 क्वेश्चन को शामिल किया था और इस क्लास को एक बार दोबारा से रिवाइज करना है आप सभी को, ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाए और इसको आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह आपकी जो थ्योरी क्लास आती है वो आएगी, बाकी शाम को लाइव क्लास 6 बजे आपकी चलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।